नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है और इकाई द्वितीय के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमारे समुदाय के अंदर विद्यमान है और उनको लेकर हम किस प्रकार से विद्यार्थियों को अध्ययन करवा सकते हैं। और उस जब बालक प्रत्यक्ष को देखकर वो विषय वस्तु को अध्ययन करने में ज़्यादा सुविधा अनुभव करेगा, तो हमने इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी हमने इस बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि सबसे पहले हमने अध्ययन किया था जैसे सबसे पहले हमने ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रशासकीय संस्थाओं के बारे में पढ़ा। प्रशासकीय संस्थाएं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और फिर हमने उसके बाद में पढ़ा स्थानीय भौगोलिक वातावरण के बारे में भी अध्ययन किया कि स्थानीय भौगोलिक वातावरण क्या है। स्थानीय भौगोलिक वातावरण के बारे में हमने अध्ययन किया। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो साथियों, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो विद्यार्थियों के अधिगम में किस प्रकार से सहायक होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, प्राकृतिक संसाधन हमेशा साथियों प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। आप मान लीजिए कि हमें बालक को प्रकृति के बारे में पढ़ाना है या प्रकृति के संतुलन के बारे में पढ़ाना है या पादप कोशिका के बारे में पढ़ाना है या जंतु कोशिका के बारे में पढ़ाना है, या फिर ये मान लीजिए कि जीव जंतुओं के रहन सहन के और उनके बारे में पढ़ाना है, या फिर हम पढ़ा रहे हैं कोई ऐसा प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें प्राकृतिक पहाड़ है। जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्या हो सकते हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। जहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, ये सारी बातें प्राकृतिक संसाधन में आएंगी। तो हम उनकी वजह से, जैसे मान लीजिए हम भूगोल का विषय पढ़ा रहे हैं तो महासागर है, नदियां हैं, या फिर घाटियां किस प्रकार से हैं, या झरने कैसे हैं, तो हम उनको प्रत्यक्ष में वहां ले जाकर उदाहरण बताएंगे कि जिसे हम मिट्टियों का वर्गीकरण करा रहे हैं या पहाड़ों या परतर चट्टानों के बारे में बता रहे हैं, तो हम परतर चट्टानों के बारे में अध्ययन करवा सकते हैं। कायंत्री चट्टानें कौन सी हैं, या खनिज के बारे में पढ़ा रहे हैं, पाठ को पढ़ा रहे हैं हम मिनरल्स के बारे में, तो वो वहां पर ले जाकर जो अध्ययन कराया जाएगा वो एक प्रत्यक्ष अध्ययन होगा और वो अध्ययन हमेशा स्थायी होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों में हम उन्हें एक तो बालक को किसी किताब में चित्र देखकर सीखेगा और एक बालक उसे अपने प्रत्यक्ष रूप में देखकर उसे अनुभव करके सीखेगा। तो वो ज्ञान उसका कैसा होगा, मूर्त रूप में ज्ञान होगा, उसका एक कॉन्क्रीट ज्ञान होगा, एक मतलब स्थायी रूप में ज्ञान होगा उसका। तो वो ज्ञान उसके लिए हमेशा
बना रहेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से भी हम बालक को सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है अगला बिंदु हमारे सामने, वो है सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं। सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं नंबर 5 को लेकर, सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं। साथियों, सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं वह है जो एक जिसमें समुदाय की भागीदारी रहती है, साथ में सरकार का भी एक भाग रहता है। तो सार्वजनिक संस्थाएं मतलब जो ऐसी संस्थाएं हैं, सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं या सार्वजनिक संस्थाएं कहते हैं। शिक्षा संस्थाओं से मतलब साथियों कि जहाँ हमें कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा संस्था से मतलब केवल और केवल मात्र विद्यालय ही नहीं है जहाँ से व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त करता है, ठीक है, जहाँ से सीखने को मिलता है उसे। तो आप मान लीजिए सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं से ऐसी संस्थाएं जो निरंतर रूप में समुदाय की सेवा में तत्पर रहती हैं, जो हमेशा, या यूं कह सकते हैं हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो समुदाय विशेष के सेवा के लिए बनाई गई है, जिनका केवल और केवल उत्तम और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना उनका प्रथम कार्य है। वो सारी संस्थाएं किसी होगी, सेवाएं संस्थाएं होंगी, वो सार्वजनिक संस्थाएं होंगी। जैसे कि मान लीजिए आप विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, बिल्कुल हमारा पहला तो इसी बात, सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं तो सरकारी विद्यालय सभी के लिए होते हैं। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस है, ये भी सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं हैं। यहाँ पे हम सीख भी सकते हैं और हमें कुछ सीखने को मिलता है कि पत्र व्यवहार कैसा होता है, हमारे मनी ऑर्डर क्या होता है, या फिर मतलब किस प्रकार से हम अपने जो मतलब संदेश को आगे भेज सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी योजनाओं की जानकारी है, तो हमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सीखने को मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चिकित्सा विभाग है, या फिर ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, या जिसे मतलब जो चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है, वो भी सार्वजनिक संस्थानों के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से मतलब आप जैसे रेल मंत्रालय है, चिकित्सा मंत्रालय है, जैसे जल विभाग, जल संसाधन मंत्रालय है, या बिजली विभाग है, ये सब क्या है, एक समुदाय विशेष की सेवाओं के लिए बनाए गए हैं। तो ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं। तो ये सार्वजनिक संस्थाएं हमारे बालकों की ज्ञान को किस प्रकार बढ़ाती हैं। जैसे कि मान लीजिए बालकों को हमें पढ़ाना है कि बिजली किस उत्पन्न होती है, तो बिजली के संयंत्रों को किस प्रकार से मतलब टरबाइन लगाकर घुमाया जाता है, उन टरबाइन के माध्यम से जब वो किस गति से, स्पीड से घूमती है और वो बिजली उत्पन्न करती है। इसी तरह से किस प्रकार से मतलब नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा, और उस नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को किस प्रकार ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये सभी बातों को लेकर, या कोयले के द्वारा बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है, तो उन जब संयंत्रों को, उन कारखानों को देखेंगे तो बालकों का ज्ञान स्थायी होगा। हम जल संसाधन का पाठ पढ़ा रहे हैं और हमें प्राकृतिक संसाधनों को भी बताना है, वहाँ पर साथ में जल संसाधन को भी बताना है। तो जल संसाधन विभाग के जो कार्यालय हैं, उनके काम करने कैसे तरीके हैं, वो जल के स्तर को कैसे मापते हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी हम उन संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पर करवा सकते हैं। या हमारी वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, तो वहाँ पर एक मानक आंकड़ों के द्वारा हम राजस्थान के प्रत्येक जिलों की वार्षिक वर्षा का औसत वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम ठीक उसी प्रकार से हम चिकित्सा विभाग से भी हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, तो उनके द्वारा भी बालकों को हम अधिगम करवा सकते हैं। ये भी हमारे समुदाय में एक उपलब्ध संसाधन है। जैसे मान लीजिए बालक को
बैंक एवं जो टेलीग्राम के बारे में बताना है, या पोस्ट जो मतलब इंडियन पोस्ट सेवाएं हैं उनके बारे में बताना है, तो बालकों को पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाया जाए, बालकों को चिकित्सालय का भ्रमण करवाया जाए, बालकों को एक बार बैंक का भ्रमण करवाया जाए, और वहाँ का ज्ञान उनके लिए हमेशा स्थायी होगा। यदि 11th क्लास के बालक कॉमर्स लेते हैं तो उन्हें सीधा सा वो आज अभी वर्तमान के समय में तो करीबन 8वीं और 9वीं कक्षाओं से बैंक के बारे में, बैंक प्रणाली के बारे में या इन सेवाओं के बारे में अवगत कराया जाता है, लेकिन पूर्व के जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन्हें इस बात का मतलब ज्ञान इतना नहीं होता था। तो उनके लिए क्या होता था कि उनको जैसे मान लीजिए कि निकासी चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, तो उनके चित्र वहाँ पे किताब में दिए जाते थे। तो उसको कैसे भरा जाए, बैंक में खाता कैसे खुलवाए, इन सब बात की जानकारी हमें मतलब कॉमर्स के विद्यार्थियों को दी जाती थी। लेकिन अभी वो सारे जो मतलब प्रकरण है या पाठ है उनसे जुड़ी हुई सामान्य सी जानकारी बालकों को करीबन 6th क्लास से दी जाती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।